नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे दालों की एक्सेप्शनली तुअर की, जहां पर मोज़ाम्बिक में जो तनाव है उससे देश में तुअर के भाव चढ़ते हुए नजर आए हैं और काफ़ी वाइड कवरेज भी अब यहां पर मिलने लगी है। क्या इसके निष्कर्ष रह सकते हैं, आगे किस तरह के इम्पोर्ट्स और प्राइसेस देखने को मिलेंगे, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहाँ पर इस हफ्ते में 4% की तेज़ी है, यानी कि पिछले 6-7 ट्रेडिंग सेशंस में, और जनवरी में अब तक की बात की जाए तो 10% का इजाफा हम कच्चे तेल में बनता हुआ देख चुके हैं। आपको याद दिला दें कि 2023 में कच्चे तेल में 10% की गिरावट थी और उतनी ही बढ़त हमने पहले ही महीने इस साल में ऑलरेडी कवर होते हुए देखी है। साथ ही बात करेंगे सोने की, जहां पर खरीदारी के मौके क्या निकल के आ सकते हैं, क्योंकि मेजर डेटा जैसे कि यूएस जीडीपी नंबर्स और पीएमआई डेटा अब आ चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी सोना यहां पर एक बहुत ही नैरो रेंज में अटकता हुआ नजर आया है। हमारे साथ इन सब पर बात करने के लिए जुड़ रहे हैं एग्री फार्मर एंड ट्रेड एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सुनील बलदेवा, इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन्स मर्चेंट एसोसिएशन के चेयरमैन बिमल कोठारी, एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा और निर्मल बैंक कमोडिटीज के वीपी कुणाल शाह भी जुड़ेंगे हमारे साथ। लेकिन शुरुआत यहां पर सबसे पहले दालों के साथ ही कर लेते हैं। और मोज़ाम्बिक का इशू हम पिछले काफ़ी समय से इसके ऊपर लगातार चर्चा करते भी रहे हैं। एक बार इस पर ही एक राय ले लेते हैं कि अब यहाँ पर किस तरह की स्थिति है। बिमल जी, ये सवाल आपसे है और ऑफ कोर्स काफ़ी समय से, और सीएनबीसी आवाज़ ने इस न्यूज़ को सबसे पहले ब्रेक भी किया था और अब कंपनीज के नाम भी आउट इन ओपन है। ईटीजी और रॉयल ग्रुप के बारे में अब यहाँ पर सब जगह लिखा भी जा रहा है। जिस तरह की सिचुएशन है वो इम्प्रूव होने की बजाय थोड़ी सी और बिगड़ती हुई नजर आ रही है। ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा भी था कि आईपीजीए एज एन एसोसिएशन अब काफ़ी सारी दूसरी कंट्रीज के साथ भी बातचीत में है, लेकिन मोज़ाम्बिक एक इम्पॉर्टेंट कंट्री हमारे लिए रही है। एज ऑफ नाउ किस तरह का स्टैंड है? धन्यवाद मनीषा जी। देखिए, मोज़ाम्बिक का जो इशू है ये काफी समय से चल रहा है। लगभग जब से मोज़ाम्बिक की क्रॉप आई है तब से ये इशू चल रहा है। और जैसा आपने कंपनियों का नाम भी बताया, जो वहाँ पे एक जो कंपनी है वो पूरे सिस्टम को, पूरी सरकार, मोज़ाम्बिक सरकार को वो किस तरह वो प्ले कर रहे हैं उनको साथ में मिलकर, तो ये हम सब देख रहे हैं लास्ट 5 महीने से। और जो अभी आपका जो प्रश्न था कि दामों की वृद्धि मोज़ाम्बिक से, जो वहां से जो ये सप्लाई जो डिस्टर्ब हुई है उसकी वजह से हो रही है, मैं नहीं समझता हूँ कि अब उसका कोई महत्व रहा है, क्योंकि मोज़ाम्बिक में लगभग 1 लाख से 1.5 लाख टन माल है। हमारे यहाँ भी क्रॉप हार्वेस्ट शुरू हो गई है और म्यांमार में इस बार 4 से 4.5 लाख टन की क्रॉप है। तो मुझे वो जो फैक्टर है वो ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है प्राइसेज में, उसका कोई महत्व नहीं रहा है। हाँ, लेकिन वहाँ से सप्लाई जरूर, उससे जो रुकावट आई है उससे, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ इस साल जो उत्पादन है सरकार के आंकड़ों के मुताबिक भी इस बार उत्पादन कम है। हमारे यहाँ जो खपत है जो लगभग 45 से 46 लाख टन होती है, उसकी जगह लगभग 32 से 33 लाख टन सरकार के जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट है उसके अनुसार है। और हमारा जो ट्रेड एस्टिमेट है उनका मानना और भी कम है। हालांकि ट्रेड एस्टिमेट कम है, कोई ऑथेंटिक नंबर्स आपको नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, इस बार लगभग 12 से 15 लाख टन इस साल उत्पादन में हमारी जो अवेलेबिलिटी है उसमें कमी रहेगी। तो जो दामों में वृद्धि हो रही है उसको देख के हो रहा है। और दूसरा जो सरकार ने ये कदम उठाया है कि वो बाजार भाव में किसानों से तुअर को परचेज करेंगे, खुद नेफेड खरीदेगी, तो उससे भी एक किसानों को ये एक मैसेज मिला है कि भाई हम अच्छे भाव में हमारे क्रॉप को बेच सकते हैं। तो इससे वो किसान भी बहुत नीचे भाव में तुअर को बेचना नहीं चाहते। और जो लास्ट जो फैक्टर है जो दामों में अब जो थोड़ी थोड़ी वृद्धि जो हो रही है वो है कि अब हमारे यहाँ थोड़ी डिमांड भी जो है खुलने लगी है। अगले जो सामने जो महीने आ रहे हैं, फरवरी मार्च में मेरे हिसाब से इसमें और भी डिमांड खुलेगी, थोड़ी दामों में और वृद्धि हम देख सकते हैं। तो जो तुअर में जो दामों की जो वृद्धि है, कोई ये हम जानते थे कि ऐसी सिचुएशन बनेगी, क्योंकि जब जिस चीज की कमी है तो वहाँ दामों में वृद्धि एक जायज है। तो और हमारे यहाँ दूसरे ऐसे देश नहीं है जो बहुत बड़ा उत्पादन करते हैं, जैसे कि मसूर में ऑस्ट्रेलिया और कनाडा एक लार्ज क्वांटिटी उत्पादन करते हैं। बहुत कम मात्रा में इनका उत्पादन होता है। ईस्ट अफ्रीका और म्यांमार में मिला के जो लगभग सारे, अगर हम सब देशों को अगर मिलावें तो लगभग 10 लाख टन उनका टोटल उत्पादन होता है। तो ये जो मोज़ाम्बिक का जो इशू आपने बताया, इसके लिए हमने सरकार को बार बार आग्रह किया और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अब हमें, अगर वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो ये देख रही है कि जो क्या हो रहा है, 5 महीने से हम उनकी सरकार को भी बता रहे हैं। आईपीजीए ने मोज़ाम्बिक हाई कमीशन को भी लिखा है कि ये वहाँ पे इस तरह एक पर्टिकुलर जो पार्टी, एक जो पर्टिकुलर ग्रुप है वो मिलकर इस तरह प्राइसेस को एनहांस करने की कोशिश कर रहा है, वो दूसरे एक्सपोर्टरों को एक्सपोर्ट नहीं करने दे रहा है। जो वहाँ पे जो एक ब्लैकमेलिंग की सिचुएशन हो रही है, हमने उनकी सरकार बड़े आश्चर्य की बात है कि सरकार, जो मोज़ाम्बिक सरकार है,
वो उनके उस इस एक ग्रुप के हाथों में खेल रही है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। पूरा एक कंट्री एक पर्टिकुलर आदमी से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस होके उसके हाथों में खेल रहा है, और वो हमारे जैसे हमारे साथ एक एमओयू किया गया है, उसकी जो सैंक्टिटी है वो सैंक्टिटी उसकी बिल्कुल खत्म हो गई है। इसलिए हमने सरकार को ये भी आग्रह किया है कि हमारा अगर हमें ठीक है, अभी हमें सप्लायर की जरूरत है। हम दूसरे देशों को भी देख रहे हैं कि ब्राजील से हम इसको कर सकते हैं, अर्जेंटीना कर सकते हैं, काफी दूसरे कंट्री जो है वो वहाँ पे तुअर को उत्पादन करने के काफी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो हमने सरकार को आग्रह किया है कि मोजाम्बिक के साथ में अगर ये स्थिति बनी रहती है तो मोजाम्बिक के साथ में एमओयू जो है सरकार उसको कैंसिल कर दे। सिर्फ यही नहीं, मोजाम्बिक से आयात भी बंद कर दे। तो वो वहाँ पे जो मैं आपको बता दूं कि दुनिया में तुअर खाने वाला देश जो है सिर्फ भारत है। जो 98% जो प्रोडक्शन होता है वर्ल्ड में कहीं भी, उसका सारा का सारा जो उत्पादन है वो हिंदुस्तान में आता है। तो वो जो वहाँ पे फिर उसका कोई बायर नहीं रहेगा। वो तो जो आज वो $1000 में या $1100 में बेचने की कोशिश कर रहे हैं, वो माल उनको $200 में भी नहीं बिकेगा। ये लगभग सारा सिनेरियो मैंने आपको बताया है तुअर की ये पोजीशन। एब्सोल्युटली। और जैसे आपने कहा कि एक शॉर्टेज है और मोजाम्बिक हमेशा एक इम्पॉर्टेंट हमारा पार्टनर रहा है, लेकिन जिस तरह से एक कंपनी की वजह से ये पूरी की पूरा जो एमओयू है जिसकी एक बड़ी सैंक्टिटी होती है वो यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क में है। सुनील जी, आपसे भी एक व्यू लेना चाहेंगे यहाँ पर जो तुअर में हो रहा है और मोजाम्बिक की बातचीत हम यहाँ पर लगातार करते भी रहे हैं, और जैसे बिमल जी भी कह रहे हैं कि इतनी बार बातचीत हुई है, ट्रेड की बात हो रही है, सरकार की तरफ से बात हो रही है, लेकिन हमने कोई निष्कर्ष इसका निकलता हुआ देखा नहीं है। बिल्कुल मनीषा जी, इसको हम करीबन पिछले 5 महीनों से इसको उठा रहे हैं और सारी सिचुएशन हमारे साथ है। जैसा विमल जी ने बोला कि हमारी भी एसोसिएशन ने सरकार को रिप्रेजेंट किया और बताया है और सबको ये पता भी है। तो अब बातें करने के अलावा मुझे लगता है कि स्टेप उठाने की जरूरत हो गई है, और मैं भी इन बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि हमें चूंकि माल तो आ ही नहीं रहा है और माल की हमें अब यदि वहां आता भी है तो लाख टन माल ये वहां पे बचा है। तो अब हमें नए क्रॉप की अराइवल आ रही है और बर्मा से भी नया माल आने लग जाएगा। तो हमें अब ज्यादा फोकस जो है बर्मा और देसी क्रॉप पे ही करना चाहिए। वहां का हमें ये लगता है कि एमओयू की अब जरूरत भी नहीं है हमें, क्योंकि जब हमें जरूरत नहीं थी हमने एमओयू के हिसाब से माल को इम्पोर्ट किया, जबकि यहाँ आके कम भाव में माल पड़ रहा था, लेकिन हमने अपने किसानों के सेक्रीफाइस करते हुए भी हमने इंपोर्ट किया। एमओयू की हमने जो है वो उसको एग्रीमेंट को हमने उसको पूरा किया। लेकिन जब वहां की सरकार, जैसा विमल जी ने बोला कि एक ग्रुप के हाथों खेल रही है और उस इंपोर्ट को नहीं, एक्सपोर्ट को वहां से नहीं कर पा रही है, तो हमें लगता है कि इसको एमओयू को खत्म करते हुए हमें जाम्बिया है, मोजाम्बिक है और जाम्बिया है और अर्जेंटीना है, ब्राजील है, वहां के देशों की तरफ जाना चाहिए। वहां के देशों में यदि तुअर और मसूर की यदि पैदावार की जा सकती है तो हम आगे आने वाले सालों में यदि ऐसी कोई कठिनाई होती है तो वहां से हम इंपोर्ट कर सकते हैं। जी, सरकार टू सरकार जैसे कहा कि एमओयू तो यहाँ पर ऑलरेडी है ही, लेकिन सुनील जी जिस तरह का एक्सपीरियंस वहां से हुआ है, आप कहेंगे ट्रेडर्स भी काफी हद तक अब पीछे हट गए हैं बाकी कमोडिटीज को लेकर भी? बिल्कुल, बाकी कमोडिटी को लेकर, क्योंकि जब यदि सरकार एक ग्रुप के साथ खेलते हैं तो किसी को भी विश्वास नहीं रहता, ट्रेडर भी वहां पे व्यापार नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्या पता किस समय आपका जो माल लिया हुआ है, आपने जो पोजीशन ली हुई है वो इंपोर्ट होगी या नहीं होगी। तो अनसर्टेनिटी में कभी भी व्यापारी जो है वो काम नहीं करता है। तो मुझे लगता है कि अफ्रीका मोजाम्बिक के साथ काफी कुछ व्यापार जो है काफी हद तक डिस्टर्ब हो चुका है। यदि वहां की सरकार कोई स्टेप नहीं उठाती है तो यहाँ हमारी भी भारत सरकार से अनुरोध रहेगा कि वो सारे ही इसको स्थिति को मद्देनजर रखते हुए और इसकी स्टडी करते हुए एक गंभीर निर्णय लेने की कोशिश करें। इनफैक्ट विमल जी, जैसे आपने भी कहा कि अब जो लॉन्ग टर्म डील है मोजाम्बिक के साथ उसको रीलुक करने की ज़रूरत है और फिलहाल तो इंपोर्ट्स पर इम्पैक्ट हुआ ही है। अब जैसे डोमेस्टिक डिमांड क्योंकि स्ट्रांग है, अगर हम बाकी ऑल्टरनेट्स की बात करें तो स्पेशली म्यांमार को लेकर एक अपडेट आपसे जानना चाहेंगे। सरकार ने 4 लाख टन म्यांमार से इम्पोर्ट करने की बात कही थी जनवरी, कितना इम्पोर्ट अब तक हुआ है? वहाँ से क्या फर्दर इम्पोर्ट्स कुछ बढ़ते हुए दिख सकते हैं? कैसे दिखते हैं? अभी वहाँ जनवरी में वहाँ पे हार्वेस्ट हुआ है और वहाँ से इंपोर्ट शुरू हो गया है। और सामने जो महीने आ रहे हैं फरवरी मार्च अप्रैल में हमने देखेंगे वहाँ पे जो आयात है उसमें वृद्धि होगी। तो म्यांमार से अवेलेबिलिटी बनी रहेगी, लेकिन
आपको एक बात बता दूं, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि यहाँ इस साल 12 से 15 लाख टन की कमी रहेगी। तो दामों पे हमेशा प्रेशर बनेगा। दामों में मैं नहीं समझता हूँ कि अभी अब कोई इसमें दाम कम होंगे। दाम इनफैक्ट 5 से 10 रुपया दाम और बढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें वृद्धि भी नहीं होगी, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ देश में क्या है कि अगर दाम किसी भी चीज़ के बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं तो वो जो डिमांड है वो दूसरी दालों में शिफ्ट हो जाएगी। और ये हमने पिछले साल भी देखा है। मसूर का काफ़ी जो डिमांड है वो मसूर में काफ़ी शिफ्ट हुई है। मसूर का बहुत बड़ा आयात भी हुआ है, और इस बार भी हम देखेंगे कि जो डिमांड है वो दूसरी दालों में शिफ्ट होगी। सरकार ने येलो पीस का इंपोर्ट 0 ड्यूटी पे खोला है, और मार्च तक ये इंपोर्ट के जो है जो अनुमति दी गई है, मार्च तक लगभग 6 से 7 लाख टन का इंपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद की जो है जो पॉलिसी अभी तक क्लियर नहीं है कि उसके बाद सरकार क्या करना चाहेगी। हालांकि हमें चने का उत्पादन भी देखना है। 10-15 दिन में हमें चने का भी उत्पादन का अनुमान होगा। चने में भी इस बार कुछ कमी की आशंका है। तो लगभग दालों में इस बार थोड़ी सी पूरे साल में ऐसे लग रहा है कि कुछ कमी बनी रहेगी। और जो सरकार ने जो इम्पोर्ट खोला है उससे मैं समझता हूँ कि इम्पोर्ट से ही हमें आयात को और बढ़ाना पड़ेगा, ताकि हमारी उपलब्धता बनी रहे और जो प्राइस जो है वो बैलेंस रहेंगे। जो आयातित जो मटर है उसके भाव लगभग 40 से 45 रुपए के बीच में हैं। तो इससे क्या होता है कि जो ये जो भाव है, इनसे जो दूसरी दालों की जो वृद्धि है वो रुक जाएगी। और जो डिमांड है, जो कमती भाव की जो दालें हैं उनमें शिफ्ट हो जाएगी। पॉइंट टेकन। विमल जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली दालों की कमी तो है ही, 5 से 10 रुपए की वृद्धि हम तुअर में आता हुआ देख सकते हैं, और भाव एक एलिवेटेड स्टैंड्स पर यहां पर दालों के इस पूरे साल में बने रह सकते हैं। ये तो बात हुई दालों की, और अब एक और कमोडिटी की बात करते हैं जिसको हम यूजुअली कवर नहीं करते, और वो है तरबूज के बीज। और इसके लिए आपके पास आना चाहेंगे सुनील जी, बिकॉज क्लियरली कुछ समय से ये खबरों में रहा है, वृद्धि है इसकी यूजेज में यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आई है। जो ड्यूटी स्ट्रक्चर है उसको लेकर कुछ दिक्कतें भी हैं, और एसोसिएशन के लेटर्स भी हमने यहाँ पर बनते हुए नजर आए हैं। कितना बड़ा ये बाजार है, किस तरह की चिंताएं हैं, और अब जिस तरह से ड्यूटी स्ट्रक्चर को चेंज करने की बात की जा रही है, कितना जल्दी क्या इम्पैक्ट आप बनता हुआ देखते हैं? मनीषा जी, पिछले कई दिनों से राजस्थान और गुजरात की काफी एसोसिएशन और काफी व्यापारियों के मेरे पास फोन आ रहे हैं, और उन्होंने ये कहा है कि हमने सरकार को रिप्रेजेंट किया है, आप भी जाके उसको रिप्रेजेंट करें, क्योंकि करीबन जैसा आपने बोला ये 90,000 टन के करीबन यहाँ के तरबूज की गिरी की करीबन खपत रहती है, और ज्यादातर जो होती है वो एक्सपोर्ट होती है। ये नमकीन और मिठाइयों में लगती है या फिर ग्रेवी के काम आती है फूड में। तो ज्यादातर कांजू की ग्रेवी और वाटरमेलन के सीड की जो ग्रेवी होती है वो लगभग एक जैसी यूज होती है। तो ये जो मार्केट है वो केवल हालांकि है 90,000 टन का, लेकिन जो इसके चलते जो एक्सपोर्ट होता है हमारे यहाँ नमकीन और मिठाइयों का, और जो यूज होता है वो क्योंकि बड़ी बड़ी क्वांटिटी हो जाती है, तो करीबन 150 यूनिट इसकी केवल जोधपुर में छोटी छोटी यूनिट जो 20 टन और 25 टन की गिरी रोज बनाते हैं, और राजस्थान के भी काफी भागों में है और गुजरात के भी काफी भागों में है। तो उनका ये कहना है कि हमारे यहाँ 90,000 टन में इस बार जो पैदावार हुई थी वो केवल 25 से 30,000 टन की हुई थी, तो हमें 60,000 टन का इंपोर्ट करने का तुरंत इंपोर्ट करने की आवश्यकता है। जो इंपोर्ट केवल सूडान से होता है, और सूडान में जैसा कि पता है कि अभी वहाँ के हालात जो है वो इतने अच्छे नहीं है कि तुरंत हम माल मांगे और वहां से एक्सपोर्ट हो जाए। दूसरा, रेड सी में भी काफी टेंशन चल रही है, जिसके चलते कंटेनर कंपनियों ने भाड़े भी बढ़ा रखे हैं और माल को आने में भी टाइम लग रहा है। तो इन्होंने वहां पे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में और फूड कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री में दोनों जगह इन्होंने डिमांड करी थी, और ये डिमांड किए हुए करीबन मुझे लगता है 40 दिन हो गए हैं। दूसरी एक बात और जानने योग्य है, क्योंकि सूडान में जो माल पैदा होता है वो 15 दिसंबर से 15 फरवरी के बीच में होता है, और माल की आवक भी उसी के बीच में होती है। उसके बाद या तो दूसरे देश वहां इंपोर्ट कर लेते हैं, या फिर वो गोडाउन में ले जाके माल रख लेंगे, तो फिर वहां से एक्सपोर्ट करने में, जैसा मैंने बताया कि वहां की पोषण अच्छी नहीं है, तो एक्सपोर्ट में दिक्कत आएगी। सुनील जी, अगर 90,000 टन का यहाँ पर यूजली कंजम्पशन होता है और इस बार फसल सिर्फ 25-30,000 है, और जैसे आपने कहा कि अगर इंपोर्ट ड्यूटी में अभी कोई चेंज नहीं किया तो तकलीफ हो सकती है, भाव कैसे देखते हैं? भाव किस तरह से बढ़े हैं फिर अगर फसल इतनी ज्यादा कमजोर है? 200-210 से बढ़ के अभी 350-60 के भाव चल रहे हैं, क्योंकि या तो कुछ ही जो इंपोर्टर थे उनके हाथ में माल है, या फिर
एक दो जनों के हाथ में ज्यादा माल है, बाकी छोटी मिलों के पास बिल्कुल माल नहीं है, क्योंकि वो इतना बड़ा माल रख ही नहीं सकते। इसलिए एक जरूरत है कि 50 से 60 हजार टन का कोटा इसका ओजीएल में नहीं सरकार खोलती है, क्योंकि बहुत ज्यादा भाव नहीं गिर जाए, और आगे आने वाली फसल चूंकि जुलाई में इसकी दोबारा बुआई भी चालू हो जाती है, तो इसलिए जरूरी है कि एक कोटा जो है 50 से 60 हजार टन का कोटा इसको दिया जाना चाहिए। एक और बात बताऊं मनीषा जी, मैं चूंकि इसकी जुलाई में बिजाई होती है, पहले सरकार ने यह निर्णय लिया था कि अप्रैल से लेके सितंबर तक इसका इंपोर्ट का कोटा हर साल दे दिया जाए। इसमें केवल पॉलिसी चेंज करनी है सरकार को कि जनवरी से लेके जुलाई अगस्त तक इसका कोटा दिया जाए, ताकि जुलाई और अगस्त में जब बुआई हो उस समय बाहर का माल नहीं आए, उस समय किसानों का जो है पैदावार करने के लिए, उत्पादन बोइंग करने के लिए उसकी इच्छा रहे भाव को देखते हुए। तो जरूरत यह है कि इस पॉलिसी को चेंज किया जाए और जनवरी में इसको रिव्यू करके, दिसंबर में रिव्यू करके, जनवरी से मार्च के बीच में जैसे जरूरत हो वैसा खोला जाए, और जुलाई या अगस्त तक इसको खोला जाना चाहिए। इसलिए नीतियों में बदलाव करने की सरकार को बहुत जरूरत है, और हर साल सरकार को ये देखना होगा कि यहाँ की पैदावार कितनी है, उसके हिसाब से हर साल उसको किस समय खोला जाना चाहिए, इसके रिव्यू करने की भी जरूरत हो जाती है। ओके, तो 90,000 टन की डिमांड है और पॉलिसीज को सरकार को हर साल रीलुक करने की जरूरत है। 60,000 टन इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ेगी उस डिमांड को मीट करने के लिए, लेकिन प्राइसेस काफ़ी सर्ज हुए हैं और 280 से 300 प्रति किलो तक हमने तरबूज के बीज के भाव जाते हुए देखे हैं। शुक्रिया सुनील जी आने के लिए शो में और अपने व्यूज़ देने के लिए। रुक रहे हैं क्विकली इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर फोकस करेंगे स्ट्रैटेजीज पर, बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर $84 के भाव हमने ब्रेंट पर आते हुए देखे हैं। क्या है डेवलपमेंट्स, इस पर फोकस करेंगे। नरेंद्र तनेजा हमारे साथ बने रहेंगे और साथ ही कुणाल शाह भी मौजूद हैं स्ट्रैटेजीज पर बातचीत करने के लिए। एक ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप और बात करेंगे कच्चे तेल की। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के भाव 2 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। क्या है कारण और कहां तक जा सकते हैं भाव, इसी पर बातचीत करते हैं। एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा हमारे साथ मौजूद हैं। मिस्टर तनेजा, पिछले हफ्ते भी आपसे बातचीत हो रही थी, रेड सी कॉन्फ्लिक्ट की बात हमने तब भी की थी कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट एक्सकलेट हुआ तो प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो बाइडेन की तरफ से रेटिलेशन की बात हो रही है, ये कितना और पुश कर सकती हैं प्राइसेस को, और कैसे देख रहे हैं मौजूदा डेवलपमेंट्स को आप? नहीं, जैसा आपने जिक्र किया, देखिए रेड सी के अंदर, लाल सागर के अंदर एस्केलेशन हो रहा है। इसके अलावा हमने जॉर्डन पे जो देखे हैं जिस तरीके के हमले, वो भी, उसको भी एस्केलेशन माना जा रहा है। तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी कोशिश है, लेकिन उसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि एक लिमिटेड एस्केलेशन जिसको कहा जा रहा है वो हो रहा है, लिमिटेड एस्केलेशन। और इसको लेकर के जो तेल बाजार बहुत चिंतित है, क्योंकि हमने टैंकर पे हमले देखे, हमने ये देखा तमाम कार्गो कंटेनर जो शिपमेंट्स हैं उस एरिया को अवॉइड कर रहे हैं। टैंकर जो हैं उन पे जो है वो भी कुछ अवॉइड करने लगे हैं, खासतौर से बड़े टैंकर। तो उसको मिला करके बाजार में थोड़ा तनाव है। हालांकि एक अच्छी खबर ये आई कि चीन की तरफ से तेल की खरीदारी बढ़ी है, उन्होंने ज्यादा परचेज किया है। तो ऐसा नहीं कि वहाँ डिमांड बढ़ी है, लेकिन यह है कि जो उनका रिजर्व, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स होते हैं, उसके लिए वो तेल को भर रहे हैं। तो ये टेंशन के बावजूद, जो चीन की पॉजिटिव खबर के बावजूद कीमतें ऊपर जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में देखना है ये किस दिशा में जाते हैं। देखिए, तेल पॉलिटिकल कमोडिटी है, कहीं ना कहीं ईरान की कोशिश है, अन्य देशों की कोशिश है, जो मिडिल ईस्ट में बड़े एक्टर्स हैं, कि इस तरह के हालात पैदा कर दो कि अमेरिका जो है इस युद्ध में और लपेट में आ जाए, यानी एस्केलेशन हो। अगर एस्केलेशन होता है तो बाइडेन साहब अमेरिका में अनपॉपुलर हो जाएंगे और वो चुनाव हार जाएंगे, और वहां पे जो है ट्रंप साहब सत्ता में आ जाएंगे। यही वो चाहते हैं, क्योंकि बाइडेन साहब की जो पॉलिसी मिडिल ईस्ट को लेके, इस पूरे इलाके को लेकर के है, वो काफी प्रोएक्टिव है, और वो चाहते हैं ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका में सत्ता में आए जो मिडिल ईस्ट पर ज्यादा ध्यान ना दे। तो इसलिए जो है ये हम आने वाले समय में हम देखेंगे यहाँ तनाव बढ़ेगा, और जब तनाव बढ़ेगा तो फिर कीमतें जो है उससे परेशान होती हैं। काफी हद तक तो एकोमोडेट करती हैं, लेकिन ज्यादा होता है तो परेशान। जो आपने कीमत देखी है आज कच्चे तेल की, वो उसका नतीजा है। लेकिन अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी अमेरिका का एडमिनिस्ट्रेशन है, इतनी जल्दी वो कोई हथियार फेंकने वाले नहीं है। तो हमको देखना है आने वाले दिनों में क्या है, लेकिन इतना जरूर है बाजार में तनाव बना रहेगा। अब अमेरिकी प्रशासन कितना कामयाब होता है, और अमेरिका के साथ जो तमाम देश अमेरिका का साथ दे रहे हैं कि वहां पे टैंकर्स पे हमले ना हो, वो कितने कामयाब होते, ये देखना पड़ेगा। और कीमतें जो हैं उसी हिसाब से ऊपर या नीचे जाएंगे। तो इन दैट सेंस नरेंद्र जी कैसे देखते हैं आप प्राइस रेंज अब?
देखिए, मैं अभी भी जो ये मानता हूँ कि $80 के आसपास रहेगी। मैं नहीं मानता अभी कि जो है वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इतना कमजोर हो जाएगा कि तेल की कीमतें 90 या 100 छू जाएं। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि अभी तक बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी भी रणनीति रही है, खासतौर से लाल सागर को लेकर के, वो अभी तक सफल नहीं हुई है और लिमिटेड एस्केलेशन हुआ है। या तो वो इजराइल को मना दें कि हमास को लेकर के वो थोड़ा शांति बरते, और या फिर यह है कि वो हूथीज को पूरी तरह ध्वस्त कर दें। तो जब इन्हीं पे डिपेंड करेगा। तो अब वो प्रयास उनकी तरफ से जारी है, क्या वो एस्केलेट होगा, क्या वो और ज्यादा प्रयास करेंगे, क्या अन्य देश उसमें और शामिल हो जाएंगे, तो ये सब अभी देखने वाली बात है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली ये है कि चीन भी नहीं चाहता कि वहां पे जो है थोड़ा युद्ध का विस्तार हो, क्योंकि उसके राष्ट्रीय हित में नहीं है। उसका तमाम तेल उसी क्षेत्र से आता है, तो इसलिए बहुत सारे फैक्टर हैं। अभी तो वी हैव टू कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। अभी मेरा मानना है कि अभी जो सिनेरियो था कि $80 के इर्द गिर्द घूमेगी, 85 भी हो जाएंगी, 87 भी हो जाएंगी और 75 भी हो जाएंगे, लेकिन 80 एक ऐसा बिंदु रहेगा जो औसत निकल के आएगा। मैं अभी इसी को मेंटेन करूंगा। लेकिन आने वाले जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है आने वाले सप्ताहों में, वो काफी वॉलेटाइल हो सकती है और उसके हिसाब से फिर मैं रिएक्ट करूंगा। फिलहाल $80 पर बैरल एवरेज। ओके, तो एवरेज प्राइस ब्रेंट का $80 पर बैरल रह सकता है, लेकिन रेंज बड़ी रह सकती है, वॉलिटिलिटी रह सकती है 75 से 85 या फिर 87 तक की रेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया मिस्टर तनेजा अपने व्यूज देने के लिए। कुणाल, क्विकली आपका ट्रेडिंग व्यू क्या है कच्चे तेल पर, और साथ ही कुछ और स्ट्रैटेजीज नॉन एग्री पैक से? वेल ऐसे हालात में शॉर्टिंग इज नॉट द राइट स्ट्रेटेजी। सो अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आता है कि कोई सेटलमेंट हो रहा है या सीज फायर टॉक्स हो रहे हैं या ऐसा कुछ भी होता है, देन इट इज अ डिफरेंट स्टोरी। बट टिल देन इट्स अ बाय एट डिप 6480 के आसपास बाय करके 6590 6600 आज के दिन में आप ट्रेड करते हुआ देखने मिल सकता है आपको। और डेफिनेटली रणनीति बाय एट डिप्स की रखनी चाहिए ट्रेड में। पर क्या व्यू है, क्योंकि एल्यूमिनियम में बढ़त है, कॉपर फ्लैट है, स्टील में अच्छी खासी तेजी है, तो काफी डाइवर्जेंट मूव्स यहाँ पर। जी हाँ, सी मेटल्स में भी डाइवर्स है, पर मेटल्स भी लग रहा है चाइना ने जो हिसाब से वीकेंड लास्ट वीक में जो मूव्स लिए है, सो मुझे लग रहा है डाउन साइड लिमिटेड है। बाय एट डिप्स की रणनीति अपनानी चाहिए। एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक ये सब में अगर थोड़ा बहुत नीचे आता है तो बाइंग की पोजीशन लेना ही बेटर स्ट्रेटेजी रहेगी। कॉपर का, रिफाइंड कॉपर का आउटपुट चाइना से कम होने वाला है, तो ये भी अपने आप में एक पॉजिटिव न्यूज़ है। सो निचले स्तरों पे कॉपर 720-21 के आसपास बाइंग का रिकमेंडेशन रहेगा, और एल्यूमिनियम भी तेजी लग रहा है। ओके, कुणाल, एग्री कमोडिटी पैक को देखें तो कॉटन सीड ऑयल के एक स्पाइसेस, साथ ही ग्वार पैक सभी में कमजोरी है आज के सेशन में। कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज वहां पर? डाउन ही लग रहा है। एग्रीकल्चर कमोडिटीज में कोई तेजी की गुंजाइश नहीं है। ये साल प्रोडक्शन अच्छा रहेगा विंटर क्रॉप्स का, सो तेजी की जीरा भी नीचे जाएगा। हल्दी में भी आपको एक गिरावट देखने मिलेगी। सो थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग का माहौल कंटिन्यू होगा, ऐसा ध्यान में आ रहा है। जीरा में आप बिकवाली कर सकते हैं मौजूदा स्तरों से, और 1000 रुपए की आपको डाउन से देखने मिल सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये रही आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। एग्री पैक कमजोरी दिखाई दे रहा है, जीरे पे बिकवाली की राय है। शुक्रिया कुणाल, शो में आने के लिए और अपने व्यूज देने के लिए। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। मुझे मनीषा जी को दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पर आप देखिए वायदा मार्केट का पूरा एक्शन फ्यूचर एक्सप्रेस में सुमित मल्होत्रा के साथ। नमस्कार।